हेलो एवरीवन, आई एम रति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द दिल्ली सल्तनत एंड इट्स रूलिंग डायनेस्टीज, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, cities built by sultans in Delhi, expansion of Delhi Sultanate, and Mongols attack on Delhi, and the decline of the Delhi Sultanate. So let's start. Chapter 3 The Delhi Sultanate. Delhi Sultanate and its ruling dynasties. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chamas of Ajmer. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here, also called Dehliwal. दिल्ली में जो सबसे पहले कैपिटल बनी थी वो तोमर राजपूतों की बनी थी। 12th सेंचुरी के बीच में चौहान थे जिनको चाहमास भी कहा गया। चौहान्स ऑल्सो रेफर टू एज चाहमास ऑफ अजमेर, जो कि अजमेर के रहने वाले थे और उन्होंने तोमर राजपूतों को हरा दिया था। तोमर और चौहान लोगों के टाइम पर दिल्ली एक इम्पोर्टेंट बिजनेस सेंटर बन गया था। काफी अमीर जैन व्यापारियों ने Many rich Jain merchants live in the city. काफी अमीर जैन व्यापारियों ने यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने काफी सारे टेम्पल्स वगैरह भी बनवाए और उन्हीं के काल में यहाँ सिक्के भी बनने लगे थे। इन सिक्कों को दहलीवाल कहा जाने लगा, कॉल्ड दहलीवाल। इन सिक्कों को क्या कहा जाने लगा? दहलीवाल। The transformation of India into a capital that controls vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. The Delhi Sultan built many cities in the area that we now known as Delhi. और जब दिल्ली कैपिटल बनी, मीन्स जब दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब दिल्ली का इतना अधिक विस्तार हो गया था। तब दिल्ली का बहुत अधिक विस्तार हो चुका था। टर्किश लोगों के शासनकाल तक दिल्ली ने पूरे देश पर राज करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय क्या हुआ था, दिल्ली सुल्तान्स जो थे उन्होंने बहुत सारे शहर आसपास बसा दिए थे, जिन्हें हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। सेकंड आपका इसमें जो है वो टॉपिक है हिस्ट्रीज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq singular, Tariq plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. The authors of Tariq were learned men, secretaries, administrators, poets and courtiers, who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. जो लिखी गई थी, मतलब हिस्ट्रीज, इसमें हम क्या देखेंगे, हिस्ट्रीज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स की क्या हिस्ट्रीज रही है। तो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो था वो पर्शियन लैंग्वेज में चलता था। जिन्होंने तारीख लिखा और तारीख जिन्होंने लिखे, वो बहुत ही होशियार लोग थे। जो सेक्रेटरीज होते थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते थे या पोएट्स होते थे, कुछ दरबारी लोग भी होते थे। उनमें तारीख में क्या होता था, तारीख में काफी इवेंट्स लिखी होती थी कि पहले क्या क्या घटित हुआ है, क्या क्या कानून बनाए गए हैं, और वे लोग राजा को एडवाइस भी देते थे कि राजा को किस तरह से सही ढंग से शासन को करना चाहिए। तो ये सब उसमें लिखा हुआ होता था। नेक्स्ट है आपका द सर्किल ऑफ जस्टिस। दिस वॉज रिटन बाय
सर्किल ऑफ जस्टिस जो है फाकर और मुदब्बिर ने लिखे थे 13th सेंचुरी में। तो वो लिखते हैं इसमें अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स बट पीजेंट्स कैन पे revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. तो इसमें वो लिखते हैं, उन्होंने अपने इसमें सर्किल ऑफ जस्टिस में जस्टिस के बारे में फाकिर मुदब्बिर ने लिखा है, ये लिखते हैं कि जो किंग है, राजा अपने सोल्जर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकता और सोल्जर्स क्या नहीं कर सकते, अपनी सैलरी के बिना नहीं रह सकते। और सैलरी कहाँ से आती है? सैलरी आती है जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो टैक्स लेते हैं उससे सैलरी उनकी आती है। बट पीजेंट्स तभी टैक्स पे कर सकते हैं जब वो खुश होंगे और उनके पास पैसा होगा। और किसान जब खुश होगा तब राजा कब खुश होते हैं, किसान कब खुश होगा जब राजा उसे न्याय देगा और ईमानदारी से अपना राजकाज चलाएगा। तो ये सर्किल ऑफ जस्टिस कहलाता था उस समय। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक है। 1236 to 40 रजिया सुल्तान ने जो है शासन किया था 1236 से लेकर 40 तक। तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया became sultan. The chronicle of the age Minhaj Siraz recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently, and she was removed from the throne in 1240. तो जो इल्तुतमिश से जो एक राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को, जो भी बेटे थे उनके, उनको काबिल ना मानते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को काबिल माना। उनकी बेटी थी रजिया और उन्होंने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान के रूप में नियुक्त किया। तो उस समय के जो इतिहासकार थे मिनहाज सिराज, उन्होंने ये पहचान लिया था कि रजिया जो है अपने भाइयों से अधिक काबिल है, मगर एक औरत राज करे ये चीज उनको ठीक नहीं लग रही थी। मतलब वो इस चीज के खिलाफ थे कि एक औरत राजा बने। तो राजा इसके फेवर में नहीं थे वो, और बाकी के जो लोग थे दरबार में, उन्होंने भी रजिया को हटाने के काफी प्रयास किए। और क्या हुआ फिर, उसका परिणाम ये हुआ कि 1240 में रजिया को थ्रोन से हटा दिया गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrison. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. तो इसमें क्या हुआ, 13th सेंचुरी के शुरुआत में दिल्ली के सुल्तान थे, उनका कंट्रोल सिटी, जो भी सिटी थी, सिटी के बाहर के इलाकों में नहीं होता था। और जो उनको गिफ्ट्स वगैरह आते थे या लूटपाट करके जो सप्लाई आते थे, उस पर वो डिपेंड करते थे। मतलब शहर के आसपास के इलाकों में ही उनका कंट्रोल होता था। और अगर कोई गवर्नर चैलेंज कर देता था उन्हें, तो सुल्तान जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता था और उसका राज उससे छिन ही जाता था। बट जो बलबन डायनेस्टी थी और तुगलक डायनेस्टी थी, इन लोगों ने इन चीजों को काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखा। इन लोगों ने इस चीज पर काफी रोक लगाई, तुगलक और बलबन डायनेस्टी ने। तो इसमें ये बताया गया आपको। नेक्स्ट ये देखिए आप, नेक्स्ट आपका है
जो दिल्ली का एक्सपेंशन था, the first set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. New fortress garrison towns and towns were established to protect trade route to promote regional trade. जो फर्स्ट एक्सपेंशन था इसमें क्या था, जो इंटरनल फ्रंटियर में जो सुल्तान हिंडरलैंड में थे वे हिंडरलैंड से बाहर का इलाका धीरे धीरे कैप्चर करने लगे थे और काफी कैंपेन्स भी चलाए गए थे जिसमें गंगा यमुना दोआब मीन्स गंगा यमुना के जो गंगा और यमुना जहाँ पर साथ में बहती है वो जगह उसके आसपास का जो इलाका था वो साफ कराया गया और जो हंटर गैदरर्स थे मीन्स घुमंतू लोग थे जो उनको वहां से निकाला गया और वो जमीन पीजेंट्स को दे दी गई, किसानों को दे दी गई खेती करने के लिए और काफी किले वहां बनाए गए, गैरिसन टाउन्स भी बनाए गए जिससे आपस में व्यापार और अच्छे ढंग से हो सके। ट्रेड रूट्स बनाए गए जिससे व्यापार अच्छे ढंग से हो सके। The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expedition into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and cumulated with Muhammad Tughlaq. Sultanate armies captured elephants. Sultan armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals. सेकेंड एक्सपेंशन जो था वो एक्सटर्नल फ्रंटियर में था। इसमें क्या हुआ, इसमें साउथ में आर्मी भेजी गई, साउथ की साइड आर्मी भेजी गई और ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुआ था ये और तुगलक के समय तक समाप्त हो चुका था। इसमें सुल्तान अपने साथ हॉर्सेस, स्लेव्स और प्रीशियस मेटल्स ये सारी चीजें लेकर चलता था। नेक्स्ट है आपका द मस्जिद। अब मस्जिद क्या थी, A mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where Muslims prostrate in reverence to Allah. In a masjid, Muslim and their prayers namaz together. He also delivers the sermon during the Friday prayer. इसमें क्या होता था, अरेबिक में मॉस्क को मस्जिद कहते हैं जहाँ पर मुस्लिम लोग प्रेयर्स करते हैं, मीन्स नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि ये उनके लिए फ्राइडे का दिन काफी पवित्र माना जाता है। उस दिन प्रेयर करना भी वो अच्छा मानते हैं। मुस्लिम जब भी नमाज पढ़ते हैं तो वे वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ते हैं, मीन्स इन जो मक्का है उनका पवित्र स्थल, पवित्र धार्मिक स्थल है जो मुस्लिमों का, वो वेस्ट में है, इंडिया के वेस्ट में है, तो वो उधर की तरफ फेस करके नमाज पढ़ना अच्छा मानते हैं और वो नमाज पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें यही दिया है, ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का एंड इन इंडिया दिस इज द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द किबला, और जो इसे किबला कहा जाता है। द दिल्ली सुल्तान्स built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protector of Islam and Muslim. Mosque also helped to create the sense of community. और जो मस्जिद होती है वो उन्हें ये दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने बहुत सारी मस्जिद बनवाई दिल्ली के सुल्तानों ने, और इनके निर्माण से वह ये दिखाना चाहते थे कि जो इस्लाम है और मुस्लिम लोगों के वो प्रोटेक्टर हैं। मस्जिद ये भी दरअसल सुल्तान्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह का था दिल्ली सुल्तान्स के,
समय में। अब आता है आपका बंदगान। इसमें द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगान and also raised people of humble birth who often were their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. Slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their heirs. New sultan had their own servants. बंदगन एक ऐसी प्रथा थी जिसमें मतलब लोगों को पकड़ कर लाया जाता था, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था और उनको बेच दिया जाता था। और जो स्लेव्स खरीदते थे इल्तुतमिश ने उन्हें काफी हाई पोस्ट दी और दिल्ली सुल्तान उन स्लेव्स पर बहुत अधिक बिलीव करते थे। उनको बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट दे दी जाती थी, गवर्नर वगैरह अपॉइंट कर दिया जाता था उनको। तो ऐसे स्लेव्स को बंदगान बोलते थे जो उनको बंदी बनाकर लाया जाता था। और उन लोगों की कोई फैमिली नहीं होती थी, इसलिए वो सुल्तान पे बहुत भरोसा करते थे, उन्हें ही अपना सब कुछ मानते थे। खलजी और तुगलक ने ये प्रथा सबसे ज्यादा चालू रखी। उन्होंने गरीब लोगों को ऊंची पोस्ट दे दी, उन्हें स्लेब बनाकर। पर प्रॉब्लम ये होती थी कि इन स्लेब्स जो थे वो अपने जो ये होते थे सुल्तान, उनके लिए तो बहुत ज्यादा लॉयल होते थे, लेकिन उनके परिवार वालों के प्रति वो इतने वफादार नहीं होते थे। और जब कोई नया सुल्तान बनता था तो वो अपने नए सर्वेंट रखता था। ये थी बंदगन पॉलिसी। अब आता है आपका इक्ता सिस्टम। इक्ता क्या था? द इक्ता सिस्टम और इक्तादारी वॉज लैंड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम introduced by Sultan Iltutmish. The Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders of governors of territories of varying sizes. These lands were called Ikta and their holders was called Iktadar or Mukti. The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their Iktas. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignment as salary. They also paid their soldiers from these revenues. इसमें क्या होता था? कुछ लोगों को सुल्तान मिलिट्री कमांडर या गवर्नर बना देते थे और उन्हें एक लैंड दे दिया जाता था, उसे इक्ता कहा जाता था। और जिसके पास वह जमीन होती थी वो इक्तादार कहलाता था या मुक्ति कहलाता था। जो इक्ता होते थे उनका ये काम होता था कि राजा के लिए लड़ाइयां लड़ेगा और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को देखेगा, और जो लैंड उसको मिलता था वह उससे कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करता था और वो उसकी सैलरी होती थी। जितना वो कर इकट्ठा कर लेगा वही उसकी सैलरी होती थी, और वह अपने सोल्जर्स की सैलरी भी उसी टैक्स से पे करता था। नेक्स्ट है आपका मंगोल ट्रीट। द मंगोल्स अंडर गांगीज खान इन्वेडेड टैक्सोनिया इन northeast Iran in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. जो गंगीज खान थे वो मंगोल्स थे, उन्होंने ईरान पर इन्वेड कर दिया 1219 में। और जो दिल्ली सुल्तान थे वो मंगोल अटैक से काफी डर गए थे। उन्हें लगा कि मंगोल सब इंडिया में भी आ जाएंगे, मगर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन मंगोल्स को भारत में आक्रमण करने से काफी रोक कर रखा। मीन्स वो मंगोल जो थे वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट है आपका लास्ट ये टॉपिक है इसमें, डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज कुड नॉट rule effectively. The Afghans and the Rajput emerged to challenge the Sultanate ruler, so somehow the Sultanate continued to exist before coming to the end of 1526.
तुगलक के शासन के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी जो थी वो अच्छे से रूल नहीं कर पाई, मतलब उनका शासन अच्छे तरह से नहीं कर पाए वो लोग, और अफगान और राजपूत लोग सुल्तान को टक्कर देने के लिए दोनों एक हो गए थे, और इस कारण किसी तरह से दिल्ली सल्तनत 1526 तक चल पाई। इस तरह धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत जो थी उसका पतन होता चला गया। और अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।